नमस्कार, मैं हूँ सुरभि भटेवरा। आप देख रहे हैं वेब दुनिया। कोरोना वायरस का प्रकोप अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। संक्रमण दर में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन पोस्ट कोविड और कोरोना मरीजों में अन्य जो बीमारियां हो रही है, तेजी से इजाफा हो रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित रावत, जिनसे चर्चा कर हम जानेंगे कोविड-19 और पोस्ट कोविड के बाद किस तरह की सावधानियां बरतना अब जरूरी है। सर, आपका वेब दुनिया में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कोविड-19 और पोस्ट कोविड के बाद जो बीमारियां सामने आ रही है, सर क्या किस तरह की सावधानियां बरतना जरूरी है और क्या उनका प्रमुख? देखिए, ये आपका प्रश्न बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि कोविड के मरीजों की संख्या से ज्यादा इस वक्त वो मरीजों की संख्या है जो कि रिसेंटली कोविड से बाहर निकले हैं, और ऐसे मरीजों का रिकवरी सिर्फ कोविड नेगेटिव हो जाने से उनका रिकवरी नहीं हो रहा है। कोविड नेगेटिव होने के बाद भी बहुत सारे मरीज या तो घर पर या इवन अस्पताल में नॉन कोविड वार्ड के अंदर अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं इस वक्त। हमारे अस्पताल के भी जो आईसीयू हैं, आपको आश्चर्य होगा जान के कि नॉन कोविड आईसीयू के अंदर भी कोविड के जो रिकवर्ड पेशेंट हैं वो काफी मात्रा में भर्ती हैं, क्योंकि वो कोविड से रिकवर होने के बावजूद भी वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुए। तो ये चीज बात सही है कि जैसे हम फेफड़ों से बात करें तो कोविड के दौरान जब फेफड़े खराब हो जाते हैं, दोनों लंग्स खराब हो जाते हैं और उन लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाती है, तो ऑक्सीजन का लेवल कोविड का उनका अगर नेगेटिव टेस्ट भी हो जाए और अब वो किसी तरह से दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं कर सकते हैं, तब भी वो उनका ऑक्सीजन का लेवल कम ही चल रहा होता है और हमें बहुत सारे तरीकों से उनको ठीक करने के प्रयास करने पड़ते हैं। और ये तो आपने सिर्फ लंग्स की बात करी। लंग्स के अलावा आपको पता है कि आजकल हम म्यूकरमाइकोसिस की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर की नाक से बढ़कर और फिर आंखों तक और फिर ब्रेन तक जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको ब्लैक फंगस की भी संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा और ये होता है खासतौर से डायबिटीज के लोगों में, और जिन लोगों को काफी मात्रा में एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड्स मिले हुए हैं, और कुछ ऐसे भी लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कम है किसी भी कारण से। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही सीरियस बीमारी है जिसका कि विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी है कि उनके इनिशियल लक्षण होते ही अगर आपको नाक में सूजन दिख रही है या नाक के आसपास अगर आपको दर्द हो रहा है, आंखों से धुंधला दिख रहा है, तो आपको जरूर से अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए कि भाई आपको कुछ इस तरह का फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं कि शुगर का लेवल कई मरीजों को जिनको कभी भी डायबिटीज नहीं था, आप ये देखिए कि उनका शुगर का लेवल बढ़ावा मिलता है हमको। और उनको ये इस चीज की मैं सब मरीजों को राय देता हूँ कि आप अपने शुगर का ध्यान रखें अगले कई हफ्तों तक। इसके अलावा हम देखते हैं कि क्लॉटिंग हो सकती है। चौथी बात आती है क्लॉटिंग की, और ऐसे हमारे नॉलेज में कई मरीज आए जिनको कि कोविड की पूरी रिकवरी हो गई और वो खुश थे अपने घरों में अपने परिवार के साथ, और फिर दुर्भाग्यवश एकाएक उनको हार्ट अटैक हो गया या स्ट्रोक हो गया और अस्पताल में लाते लाते कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। यंग एज के अंदर भी हार्ट अटैक से लोगों की मृत्यु हुई। ये केसेस यकीनन बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसा तो मैं डराना नहीं चाहता हूं दर्शकों को कि आप सभी लोग डरने शुरू कर दें, लेकिन कुछ केसेस में खासतौर से जिनमें डी डाइमर की वैल्यू काफी ज्यादा थी, इसलिए खून पतला करने की दवाइयां 1-1.5 महीने तक प्राय हम लोग मरीजों को देते हैं ताकि उनको इस तरह की संभावना न रहे। इसके अलावा आखिरी में 5वीं बात जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं इस संबंध में, और वो है मन, नींद और हमारा मन का भय। तो ये एक और समस्या है, बहुत सारे मरीज इससे जूझ रहे होते हैं। अलग अलग तरह की साइकोलॉजिकल समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि ये जो कोविड की जो यात्रा रही उनकी, पहले दिन से लेकर अगर आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और आप इतनी जानकारी रखते हो नेट के थ्रू और अलग अलग सोर्सेज से, तो कहीं ना कहीं आप दिमाग की शांति भंग कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं हम बहुत डर के अंदर अपने आप को पाते हैं, और इस डर की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी काफी हो रही हैं। और हम ये राय देते हैं
कि मरीजों को साइकोलॉजिस्ट को दिखाने में या साइकियाट्रिस्ट को दिखाने में बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए। और अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी नींद खराब है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ऐसे लक्षण हो रहे हैं जिनका कि डॉक्टर्स सामान्य तौर पे कोई कारण नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ये सोचना चाहिए कि शायद ये मानसिक समस्या भी हो सकती है और उसके लिए एक मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाया जाए। सर, कोविड-19 के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो शरीर में कौन-कौन से अंग को ज्यादा प्रभावित करते हैं? इसमें क्या सावधानियां रख सकते हैं? हाँ, तो ये चीज आपने बहुत अच्छा कहा। तो देखिए, हम सबको पता है कि इसका सबसे ज्यादा डायरेक्ट असर फेफड़ों पे पड़ता है, तो वो तो हमने समझ लिया। लेकिन फेफड़ों के अलावा जैसे हमने आपको बताया कि कई बार कुछ मरीजों को क्लॉटिंग हो जाती है, तो अलग-अलग जगहों पर खून की नलियों में ब्लॉकेज की समस्या हमने देखी है। हृदयघात उसी का एक भाग है। इसके अलावा हमने देखा है कि कुछ लोगों की धड़कनें सामान्य से थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उसमें ज्यादा गंभीर बात नहीं है। ये कोई ऐसी अधिकतर केसेस के अंदर बिल्कुल सामान्य चीज है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारी हार्ट बीट जो है, किसी की 50, 55, 60 जो पहले 70, 80 होती थी, और कुछ मरीजों की तो 35, 40 तक धड़कन कम हो जाती है, लेकिन सामान्य तौर पे वो धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमने देखा है वो ये देखा है कि जैसे अभी हमने आपको जिक्र किया कि कुछ केसेस में म्यूकर माइकोसिस की समस्या देखी जा रही है इन दिनों, और कुछ केसेस के अंदर हम ये देखते हैं कि कोविड के संबंध के अंदर जो भी हम इलाज कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, उससे साइकोलॉजिकल समस्या बढ़ती जाती है। तो यही सब कुछ ऐसी समस्या है कि हम सिर्फ ये ना सोचें कि कोविड का मामला मतलब सिर्फ फेफड़ों से नहीं है, बल्कि हमारे को बाकी शरीर के अंगों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। सर, ब्लैक फंगस के बाद में अब व्हाइट फंगस की बीमारी, एक नई बीमारी सामने आ रही है। सर, क्या उसके लक्षण है और मरीज किस तरह से सावधानियां बरत सकता है? देखिए, जो फंगल इन्फेक्शन, हमको एक चीज समझना चाहिए कि जो भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ये सामान्य तौर पे एक सामान्य मरीज को असर नहीं करते। हम सबके शरीर के अंदर ऐसी इम्यूनिटी होती है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन हैं वो हमें नॉर्मल तरीके से किसी भी व्यक्ति को असर नहीं करते हैं। जब किसी कारण से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जब किसी कारण से हम लोग या ऐसी दवाइयां लेना जरूरी हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया, स्टेरॉइड्स दिया जाता है, और लेकिन अगर लंबे समय तक स्टेरॉइड दें और हाई डोज में स्टेरॉइड दें तो उसकी संभावना बढ़ सकती है। और इसी तरह से शुगर का कंट्रोल, आपने कहा कि किन चीजों का ध्यान रखा जाए। मैं यहाँ पर अपने सभी जो मधुमेह के मरीज हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके अपनी शुगर अपने घर में ही एक ग्लूकोमीटर रखें और शुगर का नियमित जांच करते रहें। और अपने शुगर के डॉक्टर से या तो फिजिकली नहीं मिल सकते हैं तो एटलीस्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन करके शुगर का नियमित कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी है। ये सारी समस्याएं उन्हीं लोगों को ज्यादा होती है जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज होती है। और आप एक चीज का ध्यान रखें कि कोई भी इलाज आप अपने मन से ना लें। कई बार हमने ऐसा देखा है कि एक दूसरे के प्रेस्क्रिप्शन को हम फॉलो कर लेते हैं डॉक्टर की सलाह बिना, तो ये सब नहीं करना है। हर व्यक्ति के पास अपना एक फिजिशियन होना चाहिए, और वो उस फिजिशियन की सलाह से ही अपने को किसी एक्सपर्ट को दिखाने की जरूरत है तो वो दिखाए और उसका अपने प्रॉपर तरीके से इलाज कराए। मुझे विश्वास है कि प्रारंभिक दिनों में या प्रारंभिक लक्षणों में अगर आप किसी भी डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपका इलाज अच्छी तरह से कर पाएगा। सर, आप संक्षिप्त में बताएंगे व्हाइट फंगस के लक्षण क्या है? नहीं, देखिए, ये अलग अलग तरह की जो फंगस होती हैं वो हमारे अलग अलग शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। और इसमें हमको, मैंने जैसे आपको शुरू में कहा कि इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से ये हो सकती है। तो इसके अंदर किसी भी तरह का अगर ऐसा आपको कोई लक्षण है कि जैसे आपके खाने पीने में आपको दिक्कत आ रही है, आपको गले में खांसी की समस्या जो है वो वापस शुरू हो रही है, आपको नाक के आसपास सूजन आ रही है, या आपको किसी भी तरह का ऐसा लक्षण हो रहा है कि यहाँ तक कि कई बार आपको देखते हैं कि आपको स्किन के अंदर इसके लक्षण दिख सकते हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पहले आपको इस तरह के घाव नहीं होते थे, अब आपको इचिंग होने लग जाती है, कुछ लोगों को खुजली मच सकती है और दाग लग सकते हैं। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं उनसे अगर आपको लग रहा है तो आपको डॉक्टर से सलाह करना चाहिए। अपने आप इलाज करने का प्रयास न करें, क्योंकि संभव है कि अगर आप प्रॉपर इलाज कराएंगे तो आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपके
शरीर पे अलग अलग चिकत्ते पड़ रहे हैं, या कोई निशान आ रहा है, या कोई इस तरह का दाग आ रहा है जो सर्कल के अंदर है, गोला गोला सर्कल के अंदर है, पीठ पर है, हाथ पैरों में है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सर जैसा कि आप घर पर भी कोरोना वायरस की टेस्टिंग कर सकते हैं, तो क्या किस तरीके से क्या पैमाना होगा कि अगर कोई टेस्टिंग करता है तो उन्हें समस्या ना हो? इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये जो किट की बात कर रहे हैं शायद आप, कि आप इस तरह की किट्स अवेलेबल हो सकती है कि आप खुद अपना और आसानी से टेस्ट करें। तो इस चीज के कुछ फायदे भी हो सकते हैं, लेकिन इसको आपको ध्यान से करना है। एक तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आप उसको प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। गलत तरीके से आपने उसको बिना समझे अगर आप अपना जांच ना कराएं। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बार बार एक ही मरीज का अगर प्लस आ गया है तो फिर आप डाउट में रह के दोबारा दोबारा जांच मत करें, क्योंकि जब आप दोबारा दोबारा किसी चीज का अननेसेसरली जांच करते रहेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, और उस कंफ्यूजन के अंदर आप एक बहुमूल्य समय गंवा सकते हैं। तो आप, अगर आपको उसका उपयोग करना ठीक से नहीं आता है, तो आप अपने डॉक्टर से या एक्सपर्ट से सलाह करें। और एक और चीज अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि जिनका इलाज हो चुका है उन्हें बार बार अपने को नेगेटिव प्रूव करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हर टेस्ट के अपने फॉल्स पॉजिटिविटी और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, ये आपको समझना है। तो इसमें फॉल्स पॉजिटिव, जैसे आरटीपीसीआर करते थे तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं होता है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब कि आपको बीमारी नहीं है और टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, ऐसा आरटीपीसीआर में नहीं होता है। लेकिन हाँ, फॉल्स नेगेटिव होता है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि आपको बीमारी है लेकिन उसके बाद भी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, इसको फॉल्स नेगेटिव कहता है। अब ये जो किट आ रही है ना, ये तो अब समय बताएगा कि इनकी फॉल्स पॉजिटिविटी और फॉल्स नेगेटिविटी कितनी है। इसलिए मेरा ऐसा सोचना है कि इन किट्स के कुछ फायदे हैं कि आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ रहा है और उसको आसानी से चेक किया जा रहा है, तो लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो इसलिए इसको अपने को समझकर उसका उपयोग करना चाहिए। और जो मरीजों के लक्षण ठीक हो जाते हैं, हम उनको नॉर्मली कहते हैं कि 7 दिन तक वो और आइसोलेशन में रहें और उसके बाद में धीरे धीरे अपना काम शुरू करें। हम इस वक्त किसी भी मरीज का नेगेटिव टेस्ट होने का इंतजार नहीं करते हैं, और आजकल हम पॉजिटिव मरीज आने के बाद में डिस्चार्ज से पहले या बाद में भी फॉलोअप में दोबारा टेस्ट करके जब तक वो नेगेटिव ना हो जाएं तब तक उनको कोई इलाज की जरूरत है, ऐसा हम नहीं मानते। सर अब आज के टाइम में देखा जा रहा है कि ये बीमारी छुआछूत के रूप में सामने आ रही है। अगर घर में एक व्यक्ति वायरस से ठीक होने के बाद अन्य संक्रमित सदस्य के अगर संपर्क में आता है तो उसे फिर से संक्रमण का खतरा हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, हमने जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जब आप बीमारी के लक्षणों से मुक्त हो चुके हैं उसके बाद में अगर आप 5 से 7 दिन आइसोलेशन में रहें तो बाय एंड लार्ज आप सुरक्षित हो गए कि अब आप संक्रमण नहीं फैलाएंगे घर के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बाहर बिना मास्क के जाओ, वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये बात सही है कि व्यक्ति का इन्फेक्टिविटी जो है, जो संक्रमण करने की जो शक्ति है, वो जैसे है ना, बहुत सारे देशों में हम आपको बताना चाहते हैं कि अमेरिका में और यूरोप में बहुत सारे देशों में अगर टोटल ड्यूरेशन मिनिमम 10 से 12 दिन का और आखिरी के 4-5 दिन अगर आपके एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आप अपने ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हो। ये वहां का रूल है। तो वो नेगेटिव रिजल्ट की बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि मिनिमम 10 से 12 दिन आपका लक्षण शुरू होने से मिनिमम 10 से 12 दिन का समय होना चाहिए और आखिरी के 4-5 दिन कंप्लीटली पूर्णतः एसिम्प्टोमेटिक होने चाहिए, फिर आप अपने ऑफिस में काम करना शुरू कर सकते हैं। और ऐसे मरीजों का इन्फेक्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है, इन्फेक्टिविटी नहीं रहती है, तो वो घर में तो दूसरे सदस्यों के साथ मिक्स हो सकते हैं। सर कई बार ऐसा होता है कि जो लोग कोरोना मरीज हैं और परिवार वाले ही उनकी देखभाल करते हैं, तो उस टाइम में वो खुद की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? क्या प्रिकॉशंस उन्हें फॉलो करना चाहिए कि वो लोग कोरोना की चपेट में? ये आपका बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है और मुश्किल प्रश्न है, इसका बहुत आसान उत्तर नहीं है वास्तव में। खास तौर से आप देखिए कि उन घरों में जहाँ घर छोटे हैं, जहाँ पर काम करने वाले कम लोग हैं और जहाँ पर टॉयलेट्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे जगहों पे कॉमन टॉयलेट्स को यूज करना पड़ जाता है। तो उसमें वास्तव में थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन फिर भी मैं मरीजों से कहता हूँ कि उसमें आप ये कर सकते हो कि पहले तो बाकी घर वालों को ये देखना चाहिए कि उनको कोई किसी तरह के लक्षण नहीं हो रहे हैं, और ये लक्षण 1-2 दिन बाद भी आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज अगर परिवार के एक सदस्य को हुआ है
और बाकी सदस्यों को लक्षण नहीं है तो बाकी सब सदस्य सुरक्षित है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को लक्षण या बुखार जो है वो 2-3 दिन बाद भी आ सकता है, तो उसका तो ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, मैं सभी से कहता हूँ कि ये प्रयास जरूर करना चाहिए कि एक घर के अंदर कम से कम 2 थर्मामीटर हो। तो जो लोग नेगेटिव अभी तक लक्षण जिनको नहीं आए, वो भी अगर डाउट हो, खासतौर से बुजुर्ग लोग, तो वो अपना दूसरे थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर दिन में एक बार चेक करते रहें, ताकि आपको पता पड़ जाए कि अभी बुखार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए 2 थर्मामीटर रखना उचित रहेगा एक घर के अंदर। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो घर के दूसरे बुजुर्ग सदस्य हैं वो अभी ठीक ही हैं, तो अगर संभव हो तो उन्हें आप अपने किसी और कजिन या भाई बहन के घर में अगर भेज सकते हैं सुरक्षित तरीके से, तो वो भी एक तरीका है कि खासतौर से जो 60-70 साल से बुजुर्ग हैं उनको आप कहीं और ट्रांसफर कर दें, कहीं और शिफ्ट कर दें, ताकि अगर आपके घर में आइसोलेशन में दिक्कत है तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी मरीज के संपर्क में आया हुआ है उसे अगले 3 से 4 दिन तक अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लक्षण बाद में भी आ सकते हैं। और सभी लोगों को मैं राय देता हूँ कि करीब 2.5 से 3 लीटर पानी पिए और अच्छी नींद सोएं। सर, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में कई सारी भ्रांतियां हैं। तो अगर माइल्ड इन्फेक्शन होने पर भी कब वैक्सीन लगवा सकते हैं और कोरोना से ठीक होने के बाद कब वैक्सीन लगवा सकते हैं? देखिए, कोरोना से ठीक होने के बाद वैक्सीन लगाने का जो बात है, ये इस पे पहले हम है ना कहते थे कि करीब 8 हफ्तों के बाद लगवाएं, अब हम कहते हैं करीब 3 महीने बाद लगवाएं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि जब आपको इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन के दौरान वायरस आपके शरीर में जाकर एक इम्यूनिटी को तो पैदा कर ही देता है। तो जो वैक्सीन है वो भी एक तरह का वायरस ही है, लेकिन वो ऐसा वायरस है जिसे कमजोर कर दिया गया है या मृत कर दिया गया है। तो वो वायरस बीमारी तो नहीं फैला सकता है, लेकिन एक आर्टिफिशियल तरीके से आपकी इम्यूनिटी को वो स्टिमुलेट करता है और एक फौज पैदा करता है, ताकि कभी अगर वास्तव में बीमारी आए तो आपकी वो फौज तैयार हो उस बीमारी से लड़ने के लिए। अब ये जो फौज है, ये करीब नॉर्मली हमने देखा है कि 2-3 महीने तक आपके शरीर में रहती है। इसका मतलब ये हुआ, किसी एक व्यक्ति को अगर कोरोना हुआ है तो अगले 2 से 3 महीने में उसको कोरोना होने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसलिए सरकार ने ये और एक्सपर्ट्स ने ये अभी निर्णय लिया है कि जिन लोगों को कोविड हुआ है वो करीब 3 महीने के आसपास वेट करें और फिर अपना वैक्सीन लगवाएं, ताकि उन्हें पूरा वैक्सीन का फिर आगे और फायदा हो। अगर आप बहुत पहले वैक्सीन लगा लेंगे तो उसका फायदा ज्यादा नहीं है। सर, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में डर कम हो रहा है, खत्म हो रहा है? हालांकि बहुत से लोग लगवा रहे हैं वैक्सीनेशन, लेकिन कौन सी वैक्सीन लगवानी है इसे लेकर कई सारे सवाल मन में अभी भी पैदा हो रहे हैं। देखिए, ये भी आपका प्रैक्टिकल प्रश्न है। मेरे खुद के परिवार में मेरा बेटा है जो 23 साल का है, जो अमेरिका जाने वाला है। उसने मुझसे पूछा कि पापा कौन सी वैक्सीन लगवाऊं। मैंने उसको एक ही जवाब दिया, बेटे जो वैक्सीन जहां जिस भी शहर में हो, जो वैक्सीन सबसे पहले आपको उपलब्ध हो जाए वो लगवा। मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए। आज आप सोचोगे कि ये वैक्सीन फलाने देश में या फलानी जगह पे मान्य है, वो कल चेंज हो सकती है। आज आपको एक डेटा मिलता है, कल दूसरा डेटा मिल सकता है। अब कोवैक्सीन जो है वो हिंदुस्तान में पूरी की पूरी तैयार करी हुई वैक्सीन है, और कुछ समय पहले अधिकतर कोविशील्ड लग रही थी हिंदुस्तान में। मेरे ख्याल से शुरू के 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी हो, शायद उनमें से 10 करोड़ लोगों को शायद मेरे ख्याल से कोविशील्ड लगी होगी शुरू के अंदर। अब जो है वो कोवैक्सीन की उपलब्धता ज्यादा है, तो जैसी जैसी उपलब्धता जहां जहां पर हो रही है उस तरह के वो वैक्सीन लग रही है। लेकिन दोनों की संभावना करीब आप समझ लें कि 80 से 90% के आसपास इनकी इफिकेसी है। अब ये विदेशी वैक्सीन जो आ रही है, स्पुतनिक और जो दूसरी वैक्सीन आ रही हैं, ये भी अब हो सकता है कि 2-4 हफ्तों में उपलब्ध हो जाएं, लेकिन इनका वेट करने का मैं राय नहीं दे रहा हूँ। मेरा ऐसा लोगों से निवेदन है कि जिसको जो वैक्सीन उपलब्ध हो जाए वो लगवा लें, और संभव है कि आप उससे काफी सुरक्षित रहेंगे। कुछ कुछ वैक्सीन के अंदर दोस्तों टेम्परेचर का मेंटेनेंस का भी एक इश्यू है। सारी की सारी वैक्सीन खासतौर से जो विदेश में डेवलप हुई हैं, वो वैक्सीन ऐसी नहीं है जो हिंदुस्तान के लिए बहुत प्रैक्टिकल हो, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो इस वक्त हिंदुस्तान के अधिकांश शहरों में जो तापमान है वो करीब 30 से 45 डिग्री के आसपास घूम रहा है। और ये जो वैक्सीन जो अभी हम काम में ले रहे हैं, ये ऐसी वैक्सीन हैं जो 2 से 6 डिग्री टेम्परेचर पे फ्रिज के अंदर, सामान्य फ्रिज में रखकर
और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती हैं या आइस बॉक्स में रख के पहुंचाई जा सकती हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसी वैक्सीन लेंगे जिसे -40 डिग्री में रखना है, तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसी, इसको हम कहते हैं कोल्ड चेन, तो ऐसी कोल्ड चेन को मेंटेन करना हिंदुस्तान में थोड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए मैं प्राय ये राय देता हूँ कि जो वैक्सीन आपको उपलब्ध है वो वैक्सीन आप लगा लें, और आप इस चीज का ज्यादा दिमाग न लगाएं कि कौन सी वैक्सीन दूसरी वैक्सीन से बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उसमें अंतर है। अभी जो वैक्सीन लग रही है उससे भी लोगों को बहुत फायदे हुए हैं। जो हमारे अनुभव में है पिछले 4 महीनों की, जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है, कोवैक्सीन लगाई हो या कोविशील्ड लगाई हो, मैं और मेरे बहुत सारे जो दूसरे डॉक्टर साथी हैं, हमारे अनुभव में ऐसे मरीजों को भर्ती करने की आवश्यकता या ऑक्सीजन देने की आवश्यकता या रेमडेसिविर की आवश्यकता बहुत बहुत कम है। सर बट अब ये चीज सामने आ रही है कि दोनों डोज लेने के बाद भी कुछ लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। आपके बात सही है, दोनों डोज लगने के बाद भी संक्रमित हुए लोग बाग, और ये संक्रमण की संख्या बहुत कम है, और संक्रमित होने के बाद में मृत्यु होने की संभावना तो बहुत ही कम है। अब आप लोग जो बहुत सारे कुछ किस्से या कहानियां सुन लेते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जितने भी आपने सुने कि भाई ये 2 डोज लगाने के बाद भी इनकी मृत्यु हो गई, तो आप है ना इन चीजों को, इन कहानियों को एकदम जैसा सुन रहे हैं वैसा सही ना माने। आप एक बात का विचार करें दोस्तों कि इस वक्त कोविड पॉजिटिविटी इतनी कॉमन है कि सिर्फ किसी व्यक्ति की मृत्यु होना और कोविड पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि वो कोविड से ही मृत्यु हुई। मैं इसके कई उदाहरण दे सकता हूं, जिसमें इंदौर के ही एक बहुत प्रतिष्ठित सीनियर डॉक्टर थे, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरे उनके घर वालों के संपर्क में हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें हार्ट फेलियर था, उन्हें किडनी फेलियर था, और उनका अस्पताल के ट्रीटमेंट के दौरान उनको इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन मृत्यु उसकी वजह से नहीं हुई। भाई मृत्यु तो दूसरे, लेकिन कहानी ऐसी बन जाती है कि देखिए ये दोनों लोगों को इनको जो है दोनों वैक्सीन लग गई थी और उसके बाद भी मृत्यु हो गई। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अमेरिका का जो डेटा है, जो आज से करीब मेरे ख्याल से 3 हफ्ते पहले जो सीडीसी ने निकाला है, उन्होंने बताया कि 7 करोड़ जो शुरू के उनके जो वैक्सीन लगे थे, उनमें मृत्यु की संभावना 0.000092 थी। देखिए आप, 0.000092। हिंदुस्तान के अंदर भी जो डेटा निकाला गया था, डॉक्टर बलराम भार्गव ने शायद मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले ये बताया डेटा, और हिंदुस्तान का डेटा था कि दोनों वैक्सीन लगने के बाद मृत्यु की संभावना 0.002 से कम थी। तो दोस्तों मेरा तो ऐसा सोचना है कि इस वक्त कोविड से जीतने का मार्ग हमारे पास सिर्फ वैक्सीन है, और वैक्सीन पे भरोसा करना चाहिए। और जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं उनको भी एहतियात तो बरतने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि उन्हें एहतियात नहीं बरतना है, लेकिन यह है कि वैक्सीन लगाने के बाद मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। सर अगर देखा जाए कि संक्रमण की दर तो अब कम होने लगी है, लेकिन नई बीमारियां ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, साइटोकाइन स्टोन और हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इनके मरीज लोग लगातार बढ़ रहे हैं। क्या ये मतलब सभी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं? नहीं, ये चीज कहना सही नहीं है कि दवाइयों के सिर्फ साइड इफेक्ट्स हैं। ये भी इस कीटाणु के या इस बीमारी के कुछ ऐसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव हैं जो अभी हमको पता पड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि देखिए, इतने करोड़ों लोगों को जो इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद में कुछ संख्या के अंदर दूसरे तरह की बीमारियों का आना एक तरह का हमको मतलब तैयार तो, हमको जागरूक तो करता है कि हमको तैयार रहना है, चौकन्ना रहना है। लेकिन इसमें कोई इतना न डरना चाहिए न डराना चाहिए कि भाई सभी लोगों को हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आप खुद ही देखिए, आपके आसपास, घरों के आसपास कितने सैकड़ों हजारों लोग जो इन्फेक्टेड होने के बाद में ठीक हो गए, ना उन्हें कोई क्लॉटिंग हुई है, ना उन्हें कोई ब्लैक फंगस हुआ है, ना उन्हें कुछ और प्रॉब्लम हुई है। इस वक्त हर घर के अंदर कुछ ऐसे मरीज हैं जो कि जिनको इन्फेक्शन हुआ है और वो पूरे ठीक हो गए। तो ये बात सही है कि डॉक्टर्स को चौकन्ना रहना चाहिए और इन चीजों का भी इलाज ढूंढने की प्रयास करना चाहिए, जल्दी डायग्नोसिस करने का प्रयास ढूंढना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा मैं इसमें पैनिक क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग ठीक हो गए और जो लोग बिल्कुल ठीक ही हैं, वो बेचारे अपनी नींद ना खराब करें ये सोच के कि अब एक और कोई चीज मेरे सामने शायद आने वाली है। आप अपने एक फिजिशियन के संपर्क में रहें, और जब आपको कोई लक्षण हो तो उसको सलाह लें, लेकिन जरूरत से ज्यादा घबराना भी उचित नहीं है। सर
अपनी जो बीमारी में ये तो जीवन घातक, लेकिन कोविड-19 से ठीक होने के बाद कब तक इनका ऑब्जर्वेशन करते रहना मेरे को जरूरी पीरियड तक? ये एक आपका बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको कोविड-19 हो चुका है और अब आप उससे ठीक भी हो चुके हैं, तो भी मुझे लगता है कि हम सबको ये समझना चाहिए कि क्या मैंने कुछ सीखा। तो कहीं न कहीं तो हमें अपने को, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, और मैं फिर आपको जोर देना चाहता हूँ, शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए निरंतर आगे प्रयास करनी चाहिए। क्योंकि कोरोना एक इकलौता बीमारी नहीं है जिससे आदमी को तकलीफ होती है, और भी इतने सारे रोग हैं। अब आपने एक रोग पे विजय पा ली है, तो आप बेहतर यही होगा कि थोड़े से और जागरूक हो जाएं, जैसे पहले थे उसकी तुलना में। और ओवरऑल हॉलिस्टिक, जिसको एटीट्यूड कहा जाता है, समग्र रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो मैं उसके अंदर जो टिप्स हैं, अब आखिरी अंत में मैं आप लोगों को चाहता हूं कि मैं आपको कुछ ऐसे आज टिप्स दूं कि ये जो आप हमारा जो वीकेंड पे ये जो आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, अब इसको आप ध्यान रखें और अपने साथियों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। तो अब सुनने को तैयार हो जाएं। 5 टिप्स देने वाला हूं दोस्तों मैं। पहला टिप मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि शाम का खाना कम और जल्दी लें। तो अगर आप 8 या 9 बजे खाना खा रहे थे, तो मेहरबानी करके उसको 6 से 7 के बीच में खाएं। काफी जैनी लोग जो हैं वो तो इसी तरह से अनुसरण करते हैं, लेकिन आजकल मैं देखता हूं कि कई घरों के अंदर लेट, तो जिन घरों के चौके जल्दी उठ जाते हैं वहां बीमारियां कम होती हैं। तो सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अपने घर में सबको अनाउंस कर दें कि भाई आज का खाना 6:30-7 बजे खा लिया जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा, रात को 10 बजे के बाद ऑनलाइन मत रहिए, ठीक है? रात को 10 बजे बाद स्क्रीन पे नहीं रहिए। तो अगर 10 बजे बाद आपको नींद नहीं आ रही है तो पुस्तक पढ़ें, प्रार्थना करें या घर के कुछ और काम करें। लेकिन ऑनलाइन ऐसा कोई काम नहीं है दोस्तों जो आपको रात को 11 बजे करना है, जो सुबह आप 6 बजे नहीं कर सकते, अनलेस आप कोई अमेरिका की कंपनी के मालिक हो या कुछ वहां पे काम कर रहे हो। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ कि रात को 10 बजे के बाद स्क्रीन को हटाएं, पुस्तक पढ़ें, प्रार्थना करें, एक डायरी में अपनी विचार लिखें और सो जाएं। तीसरा पॉइंट, सुबह 6 बजे से पहले उठें और 1-1.5 गिलास गुनगुना या सामान्य पानी पी के और करीब 1 से 1.5 घंटा अब आप अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करें। आपकी कोविड के दौरान कई बार मसल्स पेन होते हैं, बहुत बॉडी एक होता है, कमजोरी फील होती है। स्ट्रेच करें, अच्छी तरह से स्ट्रेच करें बॉडी को, और योगा करें। जो लोग ठीक हो चुके हैं वो अपने घर में ही सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, प्लैंक पुशअप कर सकते हैं, छत पे चल सकते हैं। खासतौर से महिलाओं से कहना चाहता हूं, जब भी आप चलें जूते पहन के चलें। तो अगर आप छत पे चलना चाहते हैं तो छत, एक जोड़ी जूते छत पे रखें और चप्पल उतार के पहले जूते पहने, और जूते पहनने के बाद फिर अब आप अपना वॉकिंग करें। उसके, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया कि आपको सुबह 6 बजे से पहले उठना है और 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करना है। पॉइंट नंबर 4, जो भी खाना खाएं दिन भर में घर का बना हुआ खाएं। तो अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें आप बाहर की आके, जैसे कि आपको ब्रेड है, बिस्किट है, सेव नमकीन है, तो ये सब घर पे बनी हुई है। तो फिर आप ये मत बोलो कि मैं घर का ही बना हुआ खाता हूँ। जो चीजें आपको खानी है आप घर की बनी हुई खाएं, और कोशिश करें कि जो भी आप यूट्यूब से सीख रहे हो या किसी और चीज से क्लास ले रहे हो, वो सारी मक्खन और शक्कर वाली चीजें ना हो। मैं कल देखता हूँ कि महिलाएं लगी होती हैं यूट्यूब पे और नेट के ऊपर और सीख रहे होते हैं नई नई चीजें, और 99% चीजें सिर्फ मक्खन और शक्कर वाली होती है। क्यों नहीं अलग अलग तरह की सलाद और सूप बनाने का भी आप प्रयास करते हैं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4, खाने पीने का। और आखिरी में दोस्तों पॉइंट नंबर 5, दिन में 10 बार हंसेंगे, ठाका लाके, खुश रहेंगे, छोटी छोटी बात पे मूड ऑफ नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। तो ये 5 पॉइंट्स पे आप ध्यान रखें। पहला पॉइंट, शाम का खाना कम खाना है और जल्दी खाना है। दूसरा, रात को 10 बजे बाद स्क्रीन पे नहीं रहना है। तीसरा, सवेरे 6 बजे से पहले उठना है और 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, योगा करना है। और चौथा, घर का बना हुआ खाएंगे और शक्कर की चीजें को आप अवॉइड करिए। और लास्ट है कि अपने मूड का ध्यान रखें, दिन में 8-10 बार हंसेंगे, खुश रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, मूड स्पॉइल नहीं करेंगे। मेरी तरफ से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सारी अद्भुत जानकारी के लिए वेब दुनिया को भी बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि आप सब इन जानकारियों से लाभान्वित रहेंगे।
तो यह थे हमारे साथ डॉक्टर भारत रावत, जिन्होंने बताया कि कोरोना काल में और पोस्ट कोविड के बाद किन बातों पर ध्यान रखना जरूरी है या सावधानियां बरतना जरूरी है। तो तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अन्य देश विदेश की खबरों के लिए विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।